हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे अपना क्लास 7 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है हमारा एयर। फ्रेंड्स, जो हमारी एयर होती है ये बहुत सारी गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। एंड इस एयर का ब्लैंकेट जो है हमारी अर्थ को चारों तरफ से कवर करे हुए है। और उस ब्लैंकेट को, जो भी एयर हमारी अर्थ के चारों तरफ हमें चारों तरफ से घेरे हुई है, उस एयर को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर को इसकी कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम कुछ लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अगर यहाँ पे हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो यहाँ पे डेज क्या एक्सट्रीमली हॉट होंगे एंड जो नाइट हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़न होंगी। तो एटमॉस्फेयर कैसे हमें हेल्प करता है रहने में, उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। आपने एक गैस का नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है एंड ये शो करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर फ्रेंड्स हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, इस इमेज में देखें फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। जब भी यहाँ से सन रेज आती हैं तो हमारी अर्थ क्या है, उन्हें एब्जॉर्व करती है, उसके बाद उन्हें रेडिएट करती है। एंड ये मान लीजिए उसने जो हीट को क्या है, हमारी अर्थ क्या है, रेडिएट कर रही है। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो जो है इन रेडिएशंस को स्पेस में बाहर जाने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वार्म बना रहता है। और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, डेज जो हैं काफ़ी ज़्यादा हॉट होंगे। डेज हॉट क्या होंगे फ्रेंड्स, जो हमारी सनरेज एंटर करती हैं एटमॉस्फेयर में वो क्या है, डिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी क्या है, काफ़ी वीक हो जाती है। एंड जो हमारी ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हमें क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये सभी इस चैप्टर में आएगा, ये एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का। तो हमने जाना फ्रेंड्स, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या है, अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, सी फ्रेंड्स, अगर हमारी ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे यहाँ पे जो हीट ट्रैप होती है, जो अर्थ की हीट ट्रैप होती है, वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी और कोई भी हीट क्या है, बाहर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या है, कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर या फिर जो हमारे जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो क्या है, हमारे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं और अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लग जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आइस मेल्टिंग होता है। आइस मेल्टिंग होने की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा सी लेवल है, सी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके कारण क्या है, हमारा कोस्टल एरियाज़ में फ्लड वगैरह आने लग जाएंगी। ये तो पढ़ा फ्रेंड्स हमने ग्रीन हाउस गैसेज। अब बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में। यानी कि हमने बात करा था जो हमारी एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर थी। अब इस जो हमारी एयर में कौन सी गैस का कंपोजिशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो 78% में मिलती है, ऑक्सीजन 21%। उसके बाद जो गैस ये इंपॉर्टेंट है वो होती है आर्गन, ठीक है। आर्गन है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.93%। उसके बाद आता है 4th नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और उसके अलावा बाकी सभी गैसेस हमारी 0.04% में एग्जिस्ट करती हैं। जो ये नाइट्रोजन गैस है फ्रेंड्स, ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ पल्सेस वाले प्लांट्स, उनकी रूट्स में राइबोसोम नाम का एक बैक्टीरिया मिलता है जो उन्हें क्या है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारी सॉइल्स में या फिर रूट्स में। ये क्या है, एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि उसे प्लांट क्या यूटिलाइज कर सकें। ह्यूमंस जो है फ्रेंड्स, वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स ये क्या है, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करते हैं। प्लांट CO2 लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखा हमने
किस किस गैस का क्या क्या यूज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का। सी फ्रेंड्स, प्लांट भी जब ब्रीथ करते हैं तो वो भी क्या है, ऑक्सीजन इन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है जो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो जो सांस लेते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम जनरली क्या कहते हैं, प्लांट CO2 लेता है एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम प्लांटों को कट करने लगें तो ये जो ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस है, ये रहा प्लांट, एंड यहाँ पे मान लीजिए ह्यूमन है, हम इसको क्या दे रहे हैं, CO2 दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये हमें बदले में ऑक्सीजन दे रहा है। अगर फ्रेंड्स हम प्लांट की संख्या को कम कर देंगे तो ये जो बैलेंस है ये क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा CO2 का लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर पे और वेदर पे क्या इफेक्ट होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं वो प्लांट्स क्या है, उसे बैलेंस कर देते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करने के बाद। क्या होता है फ्रेंड्स, जो फ्यूल्स होते हैं, जो कोल्स होते हैं, उनको बर्निंग करने से हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितने भी स्टीम इंजन वगैरह हैं जो ट्रेन्स में यूज़ होते हैं, या फिर आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का यूज़ हो रहा है, इन सब से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या है, कंपनसेट नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है इसमें बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हर साल एटमॉस्फेयर में एड अप होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज और अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल फिनोमेनाज हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। कहीं पे बारिश हो जाना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, कहीं पे ड्रॉट आ जाना, ये सब चीज़ें हमारी इन सब वजह की कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और दूसरे जो हमारे इम्बैलेंसेस हो रहे हैं नेचर में, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। बात करें फ्रेंड्स हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर्स का, अब हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो लेयर आता है फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे जो दिख रहा है ये है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, जिसमें हमारा माउंट एवरेस्ट वगैरह है, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट हाइट है ये है 13 किलोमीटर। एंड यही वो लेयर है जहाँ से हमें सारी एयर ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमें मिलती हैं। एंड जितने भी हमारे मैक्सिमम नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जैसे कि हमारा रेनफॉल होना, फॉग होना, हेल स्टॉर्म मतलब कि ओले की बारिश होना, ठीक है, वो सब इसी लेयर में हमारा होता है। सेकंड लेयर है फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारा लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, ये लगभग 13 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर यहाँ तक हमें क्या मिलेगा, ये स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर जो है, इसका ये जो लेयर है इसमें क्या है, नेचुरल कोई फिनोमेना नहीं होता है, ये काफ़ी क्लियर रहता है, जिससे कि ये जो है एयरप्लेन जो फ्लाई करते हैं उनके लिए ये एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है उनके उड़ने के लिए। इसी लेयर में हमारा ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है। ओजोन लेयर क्या है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है सन की। ठीक है, जो भी हार्मफुल रेज सन से आती हैं उन रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारा ओजोन लेयर नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे स्किन कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जो हमारा अगला लेयर है वो है फ्रेंड्स मीजोस्फीयर, जो कि हमारा लगभग 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है यहाँ तक। ये है फ्रेंड्स हमारा मीजोस्फीयर। ये जो मीजोस्फीयर है फ्रेंड्स, इसमें जो मीटरोइड्स जो भी हमारे एंटर करते हैं अर्थ के अंदर वो क्या बर्न होते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ है एंड स्पेस में मान लीजिए कोई मीटरोइड्स अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ की तरफ मूव कर रहा है एंड वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। तो जब वो मीजोस्फीयर में एंटर करेगा तो उसके बाद क्या है, उसमें बर्निंग होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एयर काफ़ी डेंस होता है एंड फ्रिक्शन के कारण क्या है, इसमें क्या है, आग जल जाती है मीटरोइड्स में। ठीक है, तो मीजोस्फीयर में क्या है, बर्निंग होती है हमारी मीटरोइड्स की। जो हमारा सेकेंड लास्ट लेयर है थर्मोस्फीयर, इसमें क्या है, टेम्परेचर हाइट के साथ काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता है एंड इसी में हमारा आयनोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। देख लेते हैं फ्रेंड्स थर्मोस्फीयर, यह है फ्रेंड्स हमारा थर्मोस्फीयर एंड इसमें हमारा क्या है, आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारी गैसेज होती हैं वो सन की रेज के कारण आयंस में टूट जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूट जाती हैं। एंड ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं ये क्या हमारे रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
जैसे कि आप किसी को मोबाइल से कॉल लगाते हैं तो वो मोबाइल से कहाँ पे जाता है, टावर, ठीक है फ्रेंड्स, वो मोबाइल से गया टावर के पास, टावर से वो रेडिएट होता है इसमें आयनोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जहाँ पे भी आप कॉल करते हो वहाँ के नियरेस्ट टावर को वो होगा जाएगा, फिर वहाँ से वो मोबाइल के पास जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है। तो आयनोस्फेयर क्या है, जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन है जो हम एक जगह बैठ के वर्ल्ड के दूसरे कोने में बात कर पा रहे हैं वो किसके कारण, आयनोस्फेयर के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। अगर हमारा आयनोस्फेयर नहीं होगा तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पूरा क्या है, हमारा ठप हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड इसकी जो हाइट होती है थर्मोस्फेयर की, ये 80 से 400 किलोमीटर तक होती है। एक्सोस्फेयर हमारा अगला लेयर है, लास्ट लेयर, ये काफ़ी थिन लेयर होती है और इसमें केवल हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस जो कि काफ़ी हल्की हैं, ठीक है। जब भी हम हीलियम या हाइड्रोजन को किसी बैलून में भरते हैं तो वो बैलून क्या है, अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि जो उसमें गैसेज हैं वो काफ़ी हल्की हैं और जो एयर है सराउंड की एयर उससे भी वो हल्की हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं वो बैलून। ठीक है फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। सी फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले वेदर क्या होता है। तो वेदर जो होता है हमारा आवर टू आवर बेसिस पे या डे टू डे बेसिस पे जो कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो हमें वेदर बताता है। मान लीजिए आज फ्रेंड्स हमारा बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि कल भी हमारा वेदर वो ही रहेगा, हो सकता है कल सनी हो। तो वेदर क्या होता है हमारा, डे टू डे बेसिस पे चेंज होता रहता है। लेकिन जो हमारा क्लाइमेट होता है फ्रेंड्स, मान ली इसमें हम डे बाय डे हम चीज़ें नहीं देखते हैं, इसमें हम एक ओवरऑल देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ का जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप बोला जाता है। मानसून टाइप का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं जून जुलाई में, हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट होती है, मतलब रेन स्टार्ट होती है जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। फिर विंटर सीजन में भी हमारे कुछ एरियाज़ में क्या है, बारिश होती है। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ पे क्या है, बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट को क्या कहा गया, मानसून टाइप। एंड ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स भी क्या है, हमारी सीजनली विंड्स हैं, मतलब ये हर साल ही इस टाइप का क्लाइमेट शो करती हैं, जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक। ये हमारा जो इंडियन ओशन है वहाँ से विंड्स आती हैं एंड ये हमारे यहाँ पे क्या बारिश वगैरह करती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ के क्लाइमेट को क्या क्या है, मानसून टाइप। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, जो हमारा वेदर है वो तो डे टू डे बेसिस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमें बताता है, एंड क्लाइमेट क्या है, हमें एवरेज वेदर कंडीशन बताता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, कि एक लंबे समय तक हमारे यहाँ पे एवरेज जो वेदर की कंडीशन रही वो किस टाइप की रही। सी फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब एयर क्या है हीट होती है, एयर हीट होने पे क्या है एक्सपेंड होती है, ठीक है, और वो क्या है लाइटर होती जाती है। जब एयर कोल्ड होती है तो वो क्या है डेंसर होती जाती है और पास होती जाती है और हैवी होती जाती है। जो कोल्ड एयर है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, वो क्या है नीचे की तरफ सिंक करती है, एंड हॉट एयर क्या है ऊपर की तरफ राइज करती है। इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है सर्कुलेशन चलता रहता है। जहाँ पे भी मतलब हीट पड़ेगा दिन में, वहाँ पे क्या है एयर क्या एक्सपेंड होगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और सराउंडिंग एरियाज का जो ठंडी एयर आएगी वो उस तरफ को, उस जो गैप वहाँ पे क्रिएट हुआ है उसे फिल करने के लिए वहाँ पे आएगी। एंड एक और सरप्राइजिंग थिंग ये है फ्रेंड्स, जो हमारी अर्थ है वो सन की टोटल जो हीट एनर्जी है उसका, मान लीजिए सन की टोटल हीट एनर्जी है 2 अरब, यहाँ पे दे रखी है 2 अरब का केवल एक पार्ट, ठीक है, मान लीजिए 2 अरब रुपयों में से केवल 1 रुपया अर्थ के पास आता है, ठीक है। इतना कम हीट हमें अर्थ सन की हमें प्राप्त होती है, उसके बावजूद भी हमें इतना टेम्परेचर हमारी अर्थ पे रहता है। बात करें फ्रेंड्स टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कितनी ज़्यादा हॉटनेस है, और डिग्री ऑफ कोल्डनेस कितनी कम या कितनी ज़्यादा वहाँ पे कोल्डनेस है, उसे क्या बोला जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है, बोला जाता है। जो हमारे फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जगह के टेम्परेचर को, वो है फ्रेंड्स इंसुलेशन। एंड ये इंसुलेशन क्या होता है, जो भी हमारी इनकमिंग सोलर एनर्जी है वो कितनी इंटरसेप्टेड अर्थ के द्वारा हुई, इंटरसेप्ट मतलब कि रोकना पकड़ना, ठीक है, कितनी इंटरसेप्ट करी अर्थ ने, उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम इंसुलेशन बोलते हैं। जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है, यानी कि जहाँ पे भी सन की एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रैप होती है वो होती है फ्रेंड्स हमारी इक्वेटर पे,
एंड पोल की तरफ वो क्या है, कम होती चली जाती है। इसी तरीके से टेम्परेचर भी, जहाँ पे ज़्यादा सन एनर्जी ट्रैप हुई है वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी कि हमारे इक्वेटर पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एंड पोल्स की तरफ क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे एक और फैक्ट दे रखा है फ्रेंड्स कि जो हमारी सिटीज़ हैं उनका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा रहता है एज़ कंपेरिजन टू विलेजेस। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी सिटीज़ हैं वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो कंक्रीट और उनमें काफ़ी ज़्यादा मेटल यूज़ हुआ होता है। और उसके बाद जो वहाँ पे जो रोड्स बनी होती हैं, ब्लैक रोड्स, उसमें जो ऐसा फॉल्ट यूज़ होता है जिसे हम टार बोलते हैं, वो टार भी क्या है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है उसे, और उसे वो नाइट के टाइम पे क्या है, रिलीज़ करता है। एंड हमें ये भी पता है कि सिटीज़ में काफ़ी हाई हाई बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इतनी हाई बिल्डिंग्स क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है, एंड रात के टाइम वो रेडिएट कर पाएगी। तो इसकी वजह से, मतलब इन बिल्डिंग्स की वजह से और ये टार वगैरह की वजह से हमारे यहाँ पे सिटीज़ में टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है गांव से। आगे बात करें फ्रेंड्स, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर नापने की, वो होती है डिग्री सेल्सियस, एंड इसे इन्वेंट करा था एंडर सेल्सियस ने। और उन्होंने क्या कहा था, जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या है, बॉयल होना स्टार्ट होगा। ये बात करी फ्रेंड्स हमने टेम्परेचर की। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ एयर प्रेशर। बात करते हैं फ्रेंड्स एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे ऊपर, जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर होती है वो क्या है, हमें एक बहुत ज़्यादा फोर्स से क्या है, हमारी बॉडी को क्या है, प्रेस करती है। लेकिन हम उस प्रेशर को फील नहीं करते क्योंकि जो एयर है वो चारों तरफ से हमारी बॉडी को क्या है, प्रेस करती है, और हमारी बॉडी एक काउंटर प्रेशर क्रिएट करती है और उस पर लगाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमें वो जो एयर का जो प्रेशर हमारे ऊपर लगता है वो महसूस नहीं होता है फ्रेंड्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है फ्रेंड्स, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या मून वगैरह पर जब जाते हैं, ठीक है, मून वगैरह पे एयर तो है नहीं, तो वहाँ पे कोई एयर प्रेशर है नहीं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिसमें वो क्या है, एयर को फिल करके रखते हैं जब वो मून पे जाते हैं। अगर वो इस स्पेस सूट को नहीं पहनेंगे तो उनकी बॉडी के द्वारा जो काउंटर प्रेशर अर्थ सरफेस पे जो क्रिएट करा जाता था, वो काउंटर प्रेशर मून पे जाने के बाद उनकी वेसल्स को क्या है, बस्ट कर देगा, ठीक है। तो उस काउंटर प्रेशर को रोकने के लिए उसमें अंदर एयर भरी गई है, जो एयर क्या है, पूरे बॉडी को प्रेशर, मतलब जैसे हमारे अर्थ पे प्रेशर करती है, इसी तरीके से वहाँ पे भी वो मून पे भी प्रेशर एक्सर्ट करे हमारी बॉडी के ऊपर, और हमारा जो काउंटर प्रेशर है वो क्या है, दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज होकर, न्यूट्रलाइज होकर ख़त्म हो जाएं। नहीं तो क्या होगा, हमारा काउंटर प्रेशर की वजह से मून के ऊपर क्या है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, बस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट इस टाइप का हमारा सूट पहनते हैं। एयर का जो प्रेशर है ये किसकी वजह से होता है, जो उसका जो एयर का जो वेट होता है फ्रेंड्स, एयर का जो वेट होता है अर्थ सरफेस पे, जो एयर का वेट होता है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर ये एयर है, ठीक है, इसके द्वारा जो भी वेट, जो भी पुल इसके ऊपर लगाया जा रहा है वो क्या है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस जगह पे। अब ये एक और फैक्ट बताता है, जो एयर प्रेशर है वो हाईएस्ट होगा हमारा सी लेवल पे, और जैसे जैसे हम ऊपर हाइट की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा एयर का प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। ये तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स। यहाँ पे मान लीजिए ये सी लेवल है, ठीक है, मैं इससे ऊपर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऊपर की एयर है, ठीक है, ऊपर की एयर ही तो मुझे पुल कर रही होगी। अब यहाँ पे एयर, ऊपर की जो एयर है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर था उससे कम मेरा यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे तो ऊपर और कम एयर बची है तो वो और कम प्रेशर से मुझे दबाएगी, ठीक है। तो हमारा हाइट के साथ क्या है, प्रेशर क्या है, कम होता जा रहा है, ठीक है। एंड ये क्या बोल रहा है अगले पॉइंट में, हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। ये बोल रहा है कि जो हॉरिजेंटल, ये तो हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी कि ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो एयर का प्रेशर है वो क्या है, कम होता जाएगा। एंड हॉरिजेंटली कैसे हम डिसाइड करेंगे, हॉरिजेंटली जो एयर का प्रेशर है वो किस टाइप से होगा, तो ये बोल रहा है कि वो प्लेसेस की हीट के हिसाब से होगा, कि उस जगह का हीट लेवल या टेम्परेचर कैसा है। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, अगर किसी जगह का टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे कंडीशन किस टाइप की होंगी।
टेम्परेचर हाई है तो एयर क्या हीट हो जाएगी, एक्सपेंड होगी और क्या लाइटर हो जाएगी। तो फिर लाइट होने के बाद वो क्या राइज कर जाएगी। तो वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर में जो वहाँ पे जो क्लाउडी जो वहाँ पे होगा स्काई, वो क्या किस टाइप का होगा, क्लाउडी होगा, और वहाँ का वेदर क्या होगा, वीट होगा। बात करें हम कहीं पे अगर टेम्परेचर हमारा कम है तो वहाँ की एयर क्या होगी, कोल्ड होगी, हैवी होगी, और वो क्या सिंक कर जाएगी, और वहाँ पे क्या हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है फ्रेंड्स वहाँ पे क्लियर एंड सनी स्काई होगा। ठीक है, तो लो प्रेशर वाली जगह पे जो हमारा कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है मौसम ख़राब रहेगा। लेकिन जहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर कम है, मतलब कि कोल्ड है, वहाँ पे क्या है क्लियर हमारा स्काई रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होप है आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारी विंड के बारे में। फ्रेंड्स बात करें हम विंड की, तो विंड क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा हाई प्रेशर जहाँ पे क्रिएट होता है मतलब कि कोल्ड एरिया में, एंड जहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, जहाँ पे भी हमारी हीट काफ़ी ज़्यादा थी, तो विंड जो है हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। मतलब कि कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ हमारी एयर क्या है मूव करेगी। जो विंड्स है उसे हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लास्ट वन इज़ लोकल विंड्स। जो हमारी परमानेंट विंड्स होती हैं ये क्या है हमेशा, मतलब 12 के 12 मंथ क्या है ये प्रेजेंट रहती हैं। इनमें आती हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हैं ये वाली जो है ये इक्वेटर के पास में इस साइड से और इस साइड से, ये क्या है हमारी ट्रेड विंड कहलाती हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आती है हमारी वेस्टर्लीज, ये है फ्रेंड्स हमारी वेस्टर्लीज। ठीक है, ये वाली है हमारी वेस्टर्लीज, एंड ईस्टर्ली हो गई ये वाली। ठीक है, तो ये विंड्स के नाम इस टाइप से क्यों है, वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो जिस डायरेक्शन से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, यहाँ पे देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है। इस साइड में होता है हमारा वेस्ट और इस साइड में होता है मेरा ईस्ट। तो ये वेस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है तो इनका नाम क्या है वेस्टर्ली। एंड फ्रेंड्स ये वाली जो विंड है वो ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है तो ईस्टर्ली। सेम हेयर यहाँ पे ये वेस्टर्ली है एंड ये यहाँ पे ईस्टर्लीज है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी परमानेंट विंड्स हैं फ्रेंड्स। सीजनल विंड्स की बात करें, जो हमारी किसी पर्टिकुलर सीजन में बहती हैं, इस टाइप की विंड्स को हम क्या बोलते हैं, सीजनल विंड। जैसे कि हमारे इंडिया में जो मानसून आता है वो जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक हमारे यहाँ पे इस टाइप की विंड्स चलती हैं। तो ये जो मानसून विंड्स हैं वो क्या है सीजनल विंड्स हैं। लोकल विंड्स की बात करें फ्रेंड्स, जो हमारी लोकली किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे यहाँ पे मूव करती हैं। जैसे कि लू जो होती है नॉर्थ इंडिया में, वो एक्सट्रीमली जब हॉट जो एयर क्या काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, उस टाइम पे ये लू जो है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रीवेल्ड है। एंड जो हमारे कोस्टल एरिया है उसमें हमारी लैंड एंड सी ब्रीज, ये इस टाइप की जो विंड्स हैं ये क्या है लोकल विंड्स हैं हमारी। बात करें फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हमारा दिन के टाइम पे सन निकलता है उसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ हैं या जहाँ पे भी हमारा वाटर प्रेजेंट है वो क्या है इवेपोरेट होके क्या है एयर में जाता है। एंड एयर में जब वो जाता है एज ए मॉइस्चर, उसे मॉइस्चर बोलते हैं। और ये जो मॉइस्चर किसी भी टाइम पे हमारी एयर में प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी का नाम बोलते जाते हैं। ठीक है, जब हमारी एयर क्या है गर्म होती जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारी एयर क्या गर्म है तो उसके जो पानी वो अपने साथ होल्ड कर सकती है, जो वाटर बॉडीज से जो इवेपोरेट होके जो वेपर आ रही हैं जो वो अपने साथ होल्ड कर सकती है, वो उसकी जो होल्डिंग पावर है उतनी ज़्यादा होती है। जितनी एयर हीट है उतनी ज़्यादा वो वाटर को होल्ड कर सकती है। ठीक है, जब वो कोल्ड हो जाएगी तो वो क्या है उस पानी को छोड़ देगी, जिसे हम बारिश बोलते हैं। ठीक है, एयर जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। जब हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड डे होता है, ठीक है, तो हमारे क्लॉथ जो हैं काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं सूखने के लिए, और जो हमारा पसीना होता है बॉडी का जो स्वेट होता है वो भी हमारा आसानी से इवेपोरेट नहीं होता है, और उस दिन हमें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा जिस दिन हमारे यहाँ पे क्या है ह्यूमिड टाइप का हमारे यहाँ पे मौसम हुआ रखेगा। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा प्रेसिपिटेशन।
सी फ्रेंड्स, हमें पता है जब हमारे यहाँ पे इस दिन के टाइम पे जब सन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है तो वाटर बॉडीज से क्या है, वाटर वेपर इवेपरेट होके हमारे क्या है एटमॉस्फेयर में जाती हैं, ऊपर जाती हैं। एंड ये जो वाटर वेपर हैं जैसे जैसे हाइट पे मूव करती हैं तो इनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लग जाता है। एंड ये डिक्रीज होते होते कुछ हाइट के बाद ये कंडेंस होने लगती हैं और ये क्या है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट होने लग जाती हैं, मतलब पानी की बूंदें बनने लग जाती हैं। एंड ये जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है इनका जो कंबाइंड मास है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, क्लाउड कुछ नहीं है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स का कॉम्बिनेशन, इसी को हमने क्या दे दिया, क्लाउड नाम दे दिया है। एंड जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, जब उन्हें क्लाउड क्या है कैरी नहीं कर पाता है, तो उसके बाद ये क्या है हमारे नीचे की तरफ फॉल होने लगती हैं और उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म होता है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो वाटर आता है, रेन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन और भी टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा आइस की फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, उसमें भी ओले वगैरह ये सब पढ़ते हैं। कंडेंसेशन जो ये वर्ड यूज़ हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे, कंडेंसेशन को अगर आपको समझना है तो आप एक गिलास में ठंडा पानी लीजिए इस टाइप से, एंड इस ठंडे पानी के बाहर ऑब्जर्व करना कुछ देर बाद, जब बाहर की एयर क्या है इस गिलास के कांटेक्ट में आती है, ठंडी होती है, तो उस एयर में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उस एयर में जो वाटर प्रेजेंट है, बाहर की एयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो इस गिलास के आउटर सरफेस पे आ जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा हमारी एयर में पानी होता है। एंड जब वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो क्या है वाटर की बूंदों में कन्वर्ट होने लग जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। जो हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर है वो किससे आता है, रेन से आता है। अब यहाँ पे बता रखा है कि लो लाइंग एरिया जो माउंटेन के रीजन है वहाँ पे फ्लड्स क्यों आती हैं। वहाँ पे फ्लड्स इसलिए आती हैं फ्रेंड्स क्योंकि लोग जो हैं अपने मतलब के लिए ट्रीज़ को क्या कट कर देते हैं हिल साइड्स पे, और जब वहाँ पे बारिश आती है तो वहाँ पे पानी को रोकने के लिए कुछ है नहीं, तो जिसके कारण क्या है वो पानी क्या डायरेक्टली जो लो एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या है फ्लड, और जो वो मिट्टी उसके साथ मलबा है। ठीक है, अभी जो हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले इतना कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ था जो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल का भी नुकसान हुआ था। चलो छोड़िए फ्रेंड्स उस बात को, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। जो हमारे यहाँ पे रेनफॉल है किस टाइप से वो हो रही हैं, उनके मैकेनिज्म के हिसाब से हम रेनफॉल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सीधा हमारा वाटर क्या है इवोपरेट हुआ, क्लाउड बने एंड वापस ये आ गया। सेकेंड है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारी एयर इवोपरेट होकर गई है, यहाँ पे मान लीजिए कोई माउंटेन है, माउंटेन की वजह से वो फोर्सफुली वो क्लाउड क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब क्लाउड ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो क्या है प्रेसिपिटेशन करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इस टाइप की रेनफॉल को बोलते हैं। लास्ट वाली है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होगा फ्रेंड्स, एक तरफ से कोल्ड एयर आ रही है, एक तरफ से वार्म एयर आ रही है। अब ये वार्म एयर क्या होगा, जब कोल्ड एयर के सामने आएगी तो ये कोल्ड एयर की वजह से क्या है ऊपर की तरफ उठेगी, और वार्म एयर में हमारे क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसमें क्या है मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। जब वार्म एयर ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, तो उसके बाद क्या है प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बारिश होनी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर कहीं पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम है तो वहाँ पर क्या होगा वाटर स्कैरसिटी या फिर ड्रॉट जैसी कंडीशन, पानी की कमी या फिर सूखा हो जाएगा। अगर कहीं पे बारिश सब बहुत ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे क्या आएंगी, फ्लड्स आएंगी फ्रेंड्स। जो हमारे अदर टाइप के प्रेसिपिटेशन है यहाँ पे दिखा रखे हैं, स्नो, स्लीट एंड हेल। ये स्लीट क्या होता है फ्रेंड्स, स्लीट एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पानी भी आ रहा हो और थोड़ी बहुत आइस भी आ रही हो। ठीक है, इस टाइप की बारिश जिसमें पानी और आइस दोनों क्या है मिक्स होके आ रहे हों। यहाँ पे कुछ मेजरिंग इक्विपमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स। ये टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। सेकंड जो प्रेशर नापने के लिए होता है वो होता है हमारे पास बैरोमीटर। रेन कॉज होता है हमारे रेन को सेंटीमीटर में नापने के लिए कि कितना रेन हुआ है। एंड विंड वेन जो है ये हमें विंड की डायरेक्शन शो करता है। आगे एक फ्रेंड्स एक केस स्टडी दे रखी है कि किस तरीके से जो हमारे साइक्लोन वगैरह आए, ठीक है, उनसे क्या क्या हुआ। अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये हुआ फ्रेंड्स हमारा थ्योरी पार्ट ख़त्म। देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर की एक्सरसाइज।
जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है हमारा व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का हमने बात कर लिया, ये क्या है, जो एयर की लेयर्स हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर। और एंड एयर क्या है, हमारा बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैसेस कौन कौन सी दो हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड है विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, CO2 हो जाएगा। व्हाट इज़ वेदर, वेदर हमने बात करा था फ्रेंड्स, आवर टू आवर और डे टू डे जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वही क्या है, हमारा वेदर है। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, अभी हमने बात करी कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड जो हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल है। व्हाट इज़ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर भी हमने बात कर लिया था, जो हमारी एयर जो फोर्स एक्सर्ट करती है जो अर्थ के सरफेस पे, वही क्या है, हमारा एयर प्रेशर है। अगला क्या है फ्रेंड्स, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज, सनरेज से कौन से प्रोटेक्ट करती है, ओजोन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज हैं और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी इसी लेयर के अंदर ही रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, स्ट्रेटोस्फेयर। ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स है, तभी यहाँ पे क्या है, प्लेन्स क्या है, फ्लाई कर पाते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, हम जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो एयर प्रेशर है वो क्या डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो एयर बची है वो कम है, ठीक है। और ऊपर जाऊंगा तो और कम बचेगी, और ऊपर जाऊंगा तो और कम बचेगी, मतलब जो ऊपर से जो एयर फोर्स लगा रही है वो क्या है, कम होती चली जाएगी नहीं हाइट पे जाते जाते। अगला है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम डाउन टू अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन आता है उसे क्या बोलते हैं, रेन, ठीक है। एंड अब है हमारा मैच द फॉलोइंग ट्रेड विंड्स। सी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं, ये होती हैं परमानेंट विंड। एंड लू की बात करें तो लू होता है हमारा लोकल विंड, मानसून हो गया सीजनल विंड, एंड विंड क्या हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। ओके, नाउ गिव रीजन। व्हीट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे पे ज़्यादा होते हैं। ह्यूमिड डे पे क्या है, वैसे ही हमारे एयर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है। जब एयर में खुद ही वाटर है और वो वाटर में ही, उस वाटर वाले एरिया में ही हमने कपड़े को सुखाने के लिए रख दिया है, तो वो ड्राई क्यों होगा, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, कपड़े को किसी सनी एरिया में, ठीक है, सन के आसपास रखना पड़ेगा, ठीक है, धूप वाले एरिया में जहाँ पे एयर क्या हो, ड्राई हो, क्योंकि हमारे एयर में ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी प्रेजेंट है एंड ऊपर से हमारा कपड़ा गीला है, तो हमारी एयर क्या है, उस पानी को सूख नहीं पाती है, एंड वो जो पानी है क्लॉथ्स का क्या है, इवेपोरेट नहीं हो पाता इतनी जल्दी से। नाउ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। ये क्या बोल रहा है, इंसोलेशन हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, जो हमारी अर्थ जो जितने भी सनरेज को क्या इंटरप्ट करेगी उसे ही उस एरिया का क्या कहा जाएगा, इंसोलेशन कहा जाएगा। तो जो इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनरेज क्या इंटरप्ट होती हैं, एंड पोल्स पे हमारा इतनी ज़्यादा सनरेज इंटरप्ट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा एंड पोल्स पे हमारा टेम्परेचर कम रहता है। होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।